नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं ना, जो आपको गिरते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और जनरली मैं ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं और जब भी मार्केट ज़्यादा गिरता है तो मैं ये चीज़ ज़रूर करता हूं। और वो क्या है मैं आप लोगों के साथ बताता हूं। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई मार्केट गिरा कितना है। मार्केट में अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर क्यों कर रहा हूँ। तो देखो, अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का चार्ट है। और अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये टॉप से कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है। अगर जो रिसेंट हाई था वहाँ से ऑलमोस्ट 5% नीचे है। तो आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई, फिर आप ये स्ट्रैटेजी हम हमें क्यों बता रहे हो, इसका क्या काम, अभी तो मार्केट गिरना शुरू भी नहीं हुआ है। बट अगर आप ध्यान से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे ना, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि वो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से अभी ऑलमोस्ट 18% डाउन है। और ऐसे सिचुएशन में आपको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब मार्केट गिरता है तो सब लोग डरे हुए रहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो करता हूँ, मेरी जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की मेथड है, ऐसे सिचुएशन में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको नए स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। और क्या होता है, जो पुराने आपके ट्रेड्स होते हैं, अगर समझो वो अपने ब्रेकआउट से बहुत ऊपर है, 40 50 60% ऊपर है, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नहीं होते हैं। बट समझो आपने मार्केट खराब होने के पहले ही, एक आध महीने पहले ही आपने ब्रेकआउट्स में ट्रेड लिए हैं, नए ब्रेकआउट्स में ट्रेड लिए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है। और ऐसे टाइम पे आपके पास एक डिसेंट कैपिटल फ्री भी होता है। बट मार्केट की ओवरऑल पैनिक के वजह से, और हर जगह पे मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट में हर जगह से खराब न्यूज़ आती है, ऐसे सिचुएशन में हम डरे हुए रहते हैं, तो हम कहीं पे नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। बट अगर देखो, ये वीडियो किसके लिए नहीं है मैं आपको बताता हूं। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज गिरते हुए मार्केट में अगर आप ऑलरेडी कोई कंपनी को फॉलो कर रहे हो और वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके Q3 के रिजल्ट या उसके जो भी रिसेंट रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। आपको फिर आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो भी अभी मार्केट पैनिक के वजह से उसके भी प्राइस नीचे आ जाते हैं। तो चलो, अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। और ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी है ETF के रिलेटेड। तो अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ ETF को लिस्ट में लाया है। अब जनरली सबसे ज़्यादा जो फेमस ETF है ना, वो है निफ्टी 20 का। और दूसरा जो ETF फेमस है वो है बैंक 20 का। पर देखो, मैं आपको ये बोलूँगा कि क्या अभी कोई सेंसिबल आइडिया बनता है निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपका कोई अलग इंटेंशन नहीं है, अगर आपकी मंथली SIP निफ्टी 20 में चल रही है तो अलग बात है। बट समझो हम सिर्फ फॉलिंग मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या अभी सेंसिबल आइडिया है निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का? तो मेरे हिसाब से नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है जूनियर 20 करके। अब ये जो 20 है ना, बेसिकली ये किसको ट्रैक करती है? अगर आप देखोगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 करके एक इंडेक्स है, ये जो जूनियर 20 है ना, ये उसे ट्रैक करती है। तो अभी ये इंडेक्स क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट 66,700 के आसपास चल रहा है। और आप टॉप से देखोगे तो ये इंडेक्स भी ऑलमोस्ट अभी 15-14% गिर चुका है। और रिसेंटली जब मार्केट ने क्रैश किया था, जब ट्रंप ने लास्ट टैरिफ का अनाउंस हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम जब टैरिफ का अनाउंस हुआ था, तब ये इंडेक्स ऑलमोस्ट 27% गिर चुका था। और अगर आप देखोगे वो टाइम पे ये जूनियर 20 का प्राइस ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से ऑलरेडी ये जो जूनियर 20 है उसका प्राइस ऑलरेडी 20% ऊपर चल रहा है। तो देखो, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट में पैनिक आता है, अब मैं आपको बताता हूँ, जब निफ्टी ने यहाँ पे सितंबर महीने में टॉप बनाया, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो निफ्टी गिरा है ऑलमोस्ट 17-18%। आपको क्या लगता है कि इसमें मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए होंगे? ऐसे सिचुएशन में मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। ये टाइम पे मैंने LIC का ब्रेकआउट में ट्रेड एंट्री किया था। मुझे याद है मैंने सितंबर या अगस्त में ही वो ट्रेड लिया था।
उसके बाद मैंने कैस्ट्रॉल में लिया था, फिर आई थिंक ओएनजीसी में भी लिया था। तो मार्केट फॉल होने के एक आध महीने पहले ही मैंने कुछ ट्रेड लिए थे अपने लॉजिक और अपने मेथड के बेसिस पे, बट बिकॉज ऑफ मार्केट फॉल, मार्केट पैनिक, मेरे वो जो सारे ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस हिट हुए थे और वो टाइम पे निफ्टी खुद 17% भी गिर चुका था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से मेरे पास कुछ पैसे वापस से आ जाते हैं, मैं वापस से कैश में आ जाता हूँ अपने अकाउंट में। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे सिचुएशन में मैं ये जूनियर बीज में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। अब नई अपॉर्चुनिटी मेरे पास अवेलेबल क्यों नहीं होती है? बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स को चेस करता हूँ या फिर उसमें ट्रेड लेता हूँ। जब ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है या मार्केट ही डाउन ट्रेंड में होता है, तो बहुत रेयर, मतलब समझो अगर मार्केट 15% गिरा है तो मैं आपको बोलूंगा कि वैसे सिचुएशन में हमें एक भी ट्रेड नहीं मिलते हैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट से। तो वैसे टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने पैसे को एफडी में डाल दूं, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, मैं आपको बताता हूं क्या है। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूं ना, ये जो जूनियर बीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं। अब मुझे याद है मैंने लास्ट जूनियर बीज में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो तब किया था जब ट्रंप ने पहली बार टैरिफ का अनाउंस किया था, और वो टाइम पे आपको भी याद होगा निफ्टी ऑलमोस्ट 5% नीचे खुला था ओपनिंग में। और मैं एक दिन पहले ही मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे अपने अकाउंट में, क्योंकि वो ऑटो पे आउट हो जाते हैं। तो वो टाइम पे मैंने जूनियर बीज बाय किया था। और अभी अगर आपको मैं बोलूँ, समझो वो अपॉर्चुनिटी तो चली गई, अभी आपको अगर करना है, और समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास अभी 1 लाख रुपए है, आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई हमें 700 रुपीज़ पे, जो भी अभी प्राइस चल रहा है 718 पे, सारा पैसा एक साथ नहीं डाल देना चाहिए। हमें हमारे 1 लाख रुपए को 4 एंट्री में या 5 एंट्री में डिवाइड करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए? पहली एंट्री आपकी अभी आपको लेनी चाहिए, दूसरी एंट्री आप कब लोगे? जब समझो मार्केट यहाँ से, समझो 6% मार्केट गिर जाता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैं 6% के ऊपर ऑलरेडी एक मार्क करके रखूंगा। और फिर आपकी तीसरी एंट्री कब होगी? जब आपकी सेकेंड एंट्री से वापस से मार्केट 6% गिरे, तब आपको वापस से आपकी एंट्री, एक थर्ड एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपका पैसा है ना पूरा आपने एक साथ नहीं डाला, बिकॉज देखो हमको भी पता नहीं है ना कि मार्केट का यही बॉटम है या मार्केट और 15-20% नीचे गिर सकता है। तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तब हमारे पास ऑब्वियसली स्टॉक्स में तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकल लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स तो वो टाइम पे आएंगे नहीं। वैसे टाइम पे हम हमारे पैसे को बेस्ट यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। तो ये अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी नीचे मैंने लाइन बनाया था 600 पे, 550 पे, 500 पे, और 470 का तो एक अलग लाइन था। तो ये सिचुएशन एक है, आप जूनियर बीज में ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। अभी एक हमारा और एक इंडेक्स है जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का। अभी अगर आप ये देखोगे, निफ्टी तो ऑलमोस्ट अभी 5% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, बट ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 18% नीचे है। अब आप अगर आपको इसमें ये सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई यहाँ पे एक ETF है जो है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 का। ये जो ETF है ना, ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। तो समझो अभी आपको ये ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, और हमारे पास सेम ही रूल है, हमारे पास 1 लाख रुपए है, हमें 4 एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमारा अभी एक हमारा पार्ट, हमारा जो ट्रांच है, या फिर अभी एक पार्ट हमारे पैसे का अभी डाल देंगे 154 रुपीज़ पे। और क्या करेंगे, 5% पे समझो हम लोग हमारी सेकेंड एंट्री लेंगे, या फिर 6% पे। तो 6% पे लेंगे तो नेक्स्ट एंट्री हमें हमें यहाँ पे मार्क कर देनी है। और समझो थर्ड एंट्री हमें कब लेनी है? जब हमने सेकेंड एंट्री से वापस से मार्केट 6% नीचे जाए तो हम हमारी थर्ड एंट्री लेंगे। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। और इस तरीके से आप ऑलरेडी आपकी एंट्रीज मार्क कर सकते हो। जैसे अभी 154 पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, 145 पे सेकेंड, और जब मार्केट और नीचे गिरेगा और इसका प्राइस 136 आएगा तब हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी। और समझो यहाँ से और मार्केट नीचे गिरता है तो वापस से 6% पे आप मार्क कर दो, 128 पे आपकी वापस से फोर्थ एंट्री और ये लास्ट एंट्री रहेगी। अब मैंने तो आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल बताया कि आपके पास अगर लाख रुपया है तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके आपकी 4 एंट्री प्लान कर सकते हो। आप ये 4 एंट्री की जगह पे 3 एंट्री भी प्लान कर सकते हो, अपने लाख रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है
तो आप इसको 7 एंट्री में भी प्लान कर सकते हो, 6 एंट्री में भी प्लान कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बट जनरली मैं क्या करता हूं जब मार्केट गिरता है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब मैंने आपको पहले भी क्या बोला था, जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है, जो फंडामेंटल्स को फॉलो करता है ना, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी अच्छे हाई ग्रोइंग स्टॉक, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स उसको अपने शॉर्टलिस्ट करके उसने रखे अपने रिसर्च के बेसिस पे। और ऐसे सिचुएशन में वो ईटीएफ में क्या इन्वेस्ट करेगा, वो तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेगा ना, क्योंकि उसको स्टॉक्स भी तो सस्ते मिल रहे हैं वो टाइम पे। बट ये स्ट्रैटेजी कौन फॉलो कर सकता है, जो मेरी तरह लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स को फॉलो करता है, जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है। अब जब मार्केट खराब होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बट आप फॉलिंग मार्केट का इस तरीके से फायदा उठा सकते हो। बट जनरली लोग क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जनरली लोग ऐसे सिचुएशन में ये सारे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लोग कौन से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये है सिल्वर का ईटीएफ। अब देखो, सिल्वर के ईटीएफ में जो ब्रेकआउट है वो अप्रैल 2014 में आया था, और एक ब्रेकआउट जो है वो जून 2025 में आया था 100 रुपीज़ पे। तो लोग क्या करेंगे ना, स्मॉल कैप 250 ईटीएफ हो गया या जूनियर 20 की ईटीएफ हो गई, जहां पे अभी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जगह लोग ये वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोग अभी जाएंगे सिल्वर 20 खरीदने के लिए, जो ये महीने में ऑलरेडी 47% ऊपर है। लास्ट मंथ में भी ये 37% ऊपर था। अब देखो, ये सिल्वर 20 का रिटर्न है। अगर आप गोल्ड बीज देखोगे तो लास्ट मंथ में गोल्ड बीज ने 20% रिटर्न दिया है। तो अभी आप ही मुझे बताओ कि सेंसिबल आइडिया क्या होगा, अभी स्मॉल कैप के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना, या जूनियर 20 के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना, या गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना। देखो, अगर आपका लॉजिक है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, या आपको मोमेंटम ही चेस करना है, तो ऑब्वियसली आपके जो वॉच लिस्ट है उसमें सिल्वर और गोल्ड ही आएगा। बट अगर आप गिरते हुए मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हो, और आप फ्यूचर में आपके कौन से इंडेक्स और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो प्लान कर रहे हो, तो वो हिसाब से फिर जो मैंने आपको बताया वो आपको करना चाहिए कंपेयर टू दिस। जनरली लोग फोमो में आके अभी सिल्वर के जो बीज है और गोल्ड बीज है उसको ही बाय करने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ पे टॉप बन जाएगा, फिर वो गिरेगा, फिर वापस से ये जो गलती है ना लोग जनरली रिपीट करते रहते हैं। तो बस ये था मेरा वो स्ट्रैटेजी। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं मेरी स्ट्रैटेजी बता दूं कि जब मार्केट गिरता है ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूं। आई होप आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगी है या सेंसिबल लगी है तो कमेंट ज़रूर करिए, और आप भी मुझे बताइए कि सेंसिबल आइडिया क्या है, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में इन्वेस्टमेंट करना अभी, या जो मैंने बताया वो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका व्यू क्या है इसके ऊपर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।